हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल बीपीएससी फॉरएवर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि अभी पीटी का रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन अगर आप अभी से ही तैयारी करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टॉप 200 इडियम्स फ्रेज का पार्ट 1। ओके, तो सभी लोग इसको पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें से आपका बहुत ही मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन होता है इडियम्स, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथ ही आप लोग याद भी करते चलिएगा। यहाँ से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन शायद आ भी सकता है एग्ज़ाम में। ओके, ये आज लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें से आपका शायद 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आपका बार बार रिपीट होता है सारे एग्ज़ाम्स का। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को हमने लिया है इसमें। तो आज पार्ट 1 है, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, और हम साथ में इसका सेंटेंस भी यूज़ करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका फर्स्ट है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, यहाँ पर साथ में आपका इमेज भी लगा दिया गया है ताकि आपको जल्दी से याद हो सके, क्योंकि विजुअल अगर किसी चीज़ को आप देखते हैं तो जल्दी आपको याद होता है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर इमेज भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, है कि ए हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, मुश्किल काम। ओके, मुश्किल काम होता है। तो इससे अगर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए, द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम वाज ए हार्ड नट टू क्रैक। ओके, देखिए यहाँ पर ये लड़का जो है इसको तोड़ रहा है, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। ठीक है, तो इस यहीं से आपका ओरिजिन यहीं से हुआ है कि ये हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कोई भी मुश्किल काम। ठीक है, तो इसका सही मतलब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, डिफ़िकल्ट टास्क या डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। आप लोग यहाँ से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक हमने लिया है यहाँ पर कि द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम वाज ए हार्ड नट टू क्रैक। ओके, आप लोग यहाँ से कुछ भी बना सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट है। चलते हैं हम लोग सेकेंड पर। सेकेंड है कि ए बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है आपका झगड़े का कारण। ठीक है, झगड़े का कारण यानी झगड़े का विवाद होता है। इसका हिंदी होता है ए बोन ऑफ कंटेंशन, का मतलब झगड़े का कारण या विवाद। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं कॉज फॉर क्वारल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 डॉग्स हैं। ये दोनों एक हड्डी के यहाँ पर टुकड़ा है, इसके लिए ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बोन है इसी को हम लोग बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, यानी कि झगड़े का कारण। तो याद रखिएगा, यहाँ से हम लोग सेंटेंस बना लेंगे कि देयर डिफरेंट आइडियोलॉजीज वेयर ए बोन ऑफ कंटेंशन इन देयर फ्रेंडशिप। यानी कि मान के चलिए आप 2 दोस्त हैं, एक बीजेपी को सपोर्ट करता है और एक कांग्रेस को। ठीक है, तो दोनों का आइडियोलॉजी डिफरेंट होगा, तो उसके चलते लड़ाई भी बहुत बार देखा जाता है कि हो जाता है, बहस हो जाता है। तो मान लीजिए वो जो कारण है डिफरेंट आइडियोलॉजीज, उसी को हम लोग बोल देंगे बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, यानी कि झगड़े का विवाद। तो चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले, यानी कि थर्ड नंबर। तो थर्ड है कि एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है एप्पल्स ऑफ वन आई। ये आपका बहुत ही फेमस इडियम्स है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि समवन वेरी प्रीसियस, यानी कि कुछ बहुत ही प्रिय। ठीक है, बहुत ही कीमती, बहुत ही प्रिय, इसका हिंदी होता है समवन वेरी प्रीसियस। याद रखिएगा, इसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया है हिज यंगेस्ट डॉटर वाज द एप्पल ऑफ हिज आई, यानी कि उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो उसके लिए आंखों की तारा थी। ठीक है, ऐसे हम लोग पिक्चर आपको सामने लगा दिया है कि आपको याद रहे। ठीक है, हिज यंगेस्ट डॉटर वाज द एप्पल ऑफ हिज आई। याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा एग्जाम में आप लोग बिल्कुल ईजी सेंटेंस बनाएं। ठीक है, क्योंकि अगर ईजी बनेगा तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा आसानी से। और ज़्यादा वर्ड लगाइएगा एंटोनिम सिनोनिम वाला तो शायद कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़े उस पर। इसलिए आप लोग सिंपल सेंटेंस रखिएगा, क्योंकि आप लोग भूल भी सकते हैं बीच में। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा सिंपल सेंटेंस ही रखने का। ओके, तो चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर पर। तो फोर्थ है कि ऐड स्नेल स्पेस। ठीक है, यानी कि ऐड स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है? आप लोग देखने से ही पता चल जाएगा। पिक्चर देखिए, पिक्चर देखने से ही आपको पता चल गया होगा इसका मतलब क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका मतलब होता है आपका
डू समथिंग वेरी स्लोली, ठीक है। स्नेल देखे होंगे आप लोग, वो आपका बहुत ही धीरे धीरे चलता है, तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कभी कभी कि तेज़ी से काम करो, या मतलब स्नेल पेस के चाल में मत चलो, ठीक है। तो हम लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, द रोड्स वेयर फुल ऑफ ट्रैफिक एंड बी वेयर ट्रेवलिंग एट ए स्नेल पेस फॉर 2 आवर। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कहीं जाते हैं मार्केट या कहीं भी, तो अगर जाम लगता है, ट्रैफिक रहता है, तो आप लोग धीरे धीरे जाते हैं, ठीक है। मतलब 100 मीटर चलने में ही आपको लगभग 1 से 2 घंटा कभी कभी लग जाता है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि एट स्नेल पेस, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है एट स्नेल पेस, यानी कि डू समथिंग, यही आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ये याद रखना है, डू समथिंग वेरी स्लोली, ओके। और इसके साथ आप सेंटेंस कोई भी बना ही लीजिएगा, और पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर से आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ये पिक्चर के थ्रू याद रखिएगा कि क्या मतलब होता है। तो डू समथिंग वेरी स्लोली। चलिए चलते हैं अगले, यानी कि 5th नंबर पर। तो 5th है कि हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। ये आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस इडियम्स है। इसका मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ओके, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, हरक्यूलियन टास्क। ये आपका एक ग्रीक जो है उस वहाँ से बना है, ओरिजिन इसका इस इडियम्स का हुआ है। तो देखिए, ये जो पर्सन है, ये पहाड़, ये पत्थर को ऊपर धक्का दे रहा है, मतलब ये कि हार्ड काम कर रहा है, मुश्किल काम कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी कार्य जो अत्यंत कठिन हो या शक्ति की आवश्यकता हो, उसको हम लोग बोलेंगे हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए, क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन, क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन इज लाइक ए हरक्यूलियन टास्क फॉर मी, ठीक है। यानी कि पहाड़ पर चढ़ना एक तरह से मुश्किल काम है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन इज़ लाइक ए हरक्यूलियन टास्क फॉर मी, ओके। इससे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा इजी सेंटेंस रखने का, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, आप याद रखिएगा, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब ये भी बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं 6 नंबर पर। 6 है कि लिव्स यू इन द लर्च, ठीक है। ये भी आपका फेमस है, VBI है, ये आ भी गया है एग्जाम में, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, कोर्ट रीडर या शायद स्टेनोग्राफर में आया था, लिव्स यू इन द लर्च। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब देखिए, लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, यानी कि किसी को बीच मझधार में छोड़ देना, ठीक है। इसका हिंदी होता है लीव, यानी डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टी, डेजर्ट मतलब किनारा करना होता है, छोड़ देना। तो इससे अगर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए, ही सेड ही वुड हेल्प विथ द रेंट बट ही लेफ्ट मी इन द लर्च। देखिए, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि वह बोला कि वो उसकी रेंट में सहायता करेगा, यानी कि किराए में सहायता करेगा, लेकिन उसने बीच में छोड़ दिया। तो इससे हम लोग कुछ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, लिव्स इन द लर्च, यानी कि बीच में छोड़ देना, त्याग देना। तो इसका हो जाएगा आपका सही, ये लिव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, ठीक है। कोई भी आप लोग इसमें से एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग अगले, यानी कि 7th नंबर पर। तो 7th है कि रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिख रहा है, यहाँ पर बिल्ली और चूहा मतलब बारिश की तरह बरस रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि रियल में ही बरस रहा है, मतलब चूहा और बिल्ली। तो इससे मतलब होता है कि आपका रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, ठीक है। जब भी आपका बारिश ज़्यादा होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ओके, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है, एग्जाम्पल, विल हैव टू कैंसिल द क्रिकेट मैच, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखा होगा, कभी कभी मैच होता है तो उसमें बारिश की वजह से आपका कैंसिल करना पड़ सकता है, मैच कैंसिल करना पड़ जाता है, तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव टू कैंसिल द क्रिकेट मैच बिकॉज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ओके, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग का रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली। तो चलिए चलते हैं अगले, यानी कि नेक्स्ट 8 है कि आपका टू बी ऑन क्लाउड 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिख रहा होगा, टू बी ऑन क्लाउड 9, इसका मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका, आप अगर आप बहुत खुश हैं तो आप कह सकते हैं कि
मान लीजिए कोई खुश है बहुत, तो उसको कह सकते हैं कि ही इज़ ऑन क्लाउड 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वाज हेलन प्लीज्ड अबाउट गेटिंग दैट जॉब, प्लीज्ड सी वाज ऑन क्लाउड 9। देखिए मान लीजिए आपका जॉब हो गया, ठीक है, तो कोई आपसे पूछता है कि क्या आपका जॉब हो गया, तो आप खुश हैं, तो आप बोल रहे हैं कि खुशी नहीं, बहुत खुश हैं। ऐसा होता है ना कि खुश की बात कर रहे हैं आप, हम बहुत खुश हैं, तो वही आपका कहने का मतलब हो गया कि टू बी ऑन क्लाउड 9, ठीक है। सी वाज ऑन क्लाउड 9, याद रखिएगा। टू बी ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है, यानी कि बहुत अत्यधिक खुश होना। देखिए यहाँ पर पिक्चर दिखाया है, यहाँ पर क्लाउड को 9 की तरह बनाया गया है और इस पर ये बैठा है, टू बी यानी कि क्लाउड 9 पर है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि 9th है। तो 9th है आपका ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। स्ट्रॉ मतलब होता है आपका घास होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब कि यानी कि कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है, कमज़ोर व्यक्ति यानी कि वीक कैरेक्टर, कमज़ोर पर्सनालिटी, ठीक है। तो ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस यानी ए वीक पर्सन, कोई भी इसमें से लिख सकते हैं आप। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब देखे होंगे, ये देखिए ये पुतला जो है, इसको शायद बोलते हैं आपका याद नहीं आ रहा है, इसको शायद बोलते हैं स्केयर क्रो, ठीक है, स्केयर क्रो। आप लोगों ने देखा होगा खेत में ये कौवे को भगाने के लिए आप इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसका शायद विजुक्का बोला जाता है ऐसे, हाँ विजुक्का, ठीक है। यानी कि जो देखे बहुत सभी लोग देखा होगा खेत में भगाने के लिए, चिड़िया को पक्षी को भगाने के लिए इस तरह का पुतला बनाया जाता है, ये आपका स्ट्रॉ से बनता है, तो इससे आपका ओरिजिन हुआ है, यहाँ से बना है ये इडियम्स की ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि जो जब भी कहने का मतलब है कि एक कमज़ोर पर्सनालिटी, ठीक है, कमज़ोर व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं, ही इज़ ए मैन हुज कैरेक्टर इज़ वीक एंड हु लैक्स फर्म बिलीव्स ही इज़ ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, यानी कि वो जो आदमी है उसका कैरेक्टर बहुत ही कमज़ोर है और उसमें विश्वास की, आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि वो एक मतलब मैन ऑफ स्ट्रॉ है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस यानी कि वीक पर्सन, वेरी वीक पर्सन। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले पर, यानी कि नेक्स्ट 10 है कि यहाँ पर ए वाइट एलिफेंट, ठीक है, ए वाइट एलिफेंट यानी कि सफ़ेद हाथी। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए सफ़ेद हाथी कहने का मतलब है कि बहुत ही कीमती चीज़, ठीक है, कोस्टली एंड ट्रबलसम पोसेशंस, यानी कि महंगी भी है और उसको रखने में आपका खर्चा भी बहुत आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सेंटेंस में, मान लीजिए इसका एग्जाम में आ गया कि ए वाइट एलिफेंट का आप सेंटेंस बनाकर उसका मीनिंग समझाइए, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं ऐसा सेंटेंस। देखिए द स्टेडियम इज़ लाइकली टू बिकेम ए वाइट एलिफेंट आफ्टर द चैम्पियनशिप आर ओवर। जैसे ये लेटेस्ट हमने लिया है सेंटेंस कि अभी आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान में जो चैम्पियंस ट्रॉफी हो रहा था, तो वहाँ पर स्टेडियम बनाया था, ठीक है, पाकिस्तान ने। तो अभी तो सारा चैम्पियनशिप ख़त्म हो गया है, तो अभी उसको देख रेख करने में बहुत ही खर्चा आ रहा होगा, ठीक है। अभी वहाँ से तो सोर्स इनकम भी नहीं है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं वाइट एलिफेंट। ओके, द स्टेडियम इज़ लाइकली टू बिकम ए वाइट एलिफेंट आफ्टर द चैम्पियनशिप आर ओवर, ठीक है। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, तो आप लोग, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप लोग सीख भी रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशंस, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। 11 है कि एक्लिस हिल। ओके, एक्लिस हिल इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका कमज़ोर बिंदु, ठीक है, किसी का वीकनेस, यानी कि किसी का कमजोरी यानी वीक पॉइंट। देखिए ये कहाँ से बना था, ये इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था ये इडियम्स का, तो बहुत पहले एक मतलब राजा था, तो उसके मतलब जब वो छोटा था तो उसको पानी में से मतलब उसको पैर पकड़ के उसको पानी में डाला गया, ठीक है। वो ऐसा उसको वरदान मिला था कि पानी में मतलब जो भी उसका बॉडी टच होगा तो वो शायद मजबूत हो जाएगा, इस तरह का था कुछ। तो उसको मतलब मम्मी जो थी या जो भी, तो पैर पकड़ के ऐसे उसको पूरा पानी में से डुबाई, तो पैर तो हाथ में ही रह गया, पैर उसका पानी में नहीं टच हुआ, इसलिए इसको हम लोग वहाँ से आपका ये बना है एक्लिस हिल, ठीक है। हिल मतलब एड़ी होता है पैर का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वे वीकनेस और
वल्नरेबल पॉइंट। ओके, तो देखिए इसका सेंटेंस बनाया हमने, आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट बट आइसक्रीम इज़ माई एक्लीज हील, यानी कि मैं अपना वज़न कम करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है आपका आइसक्रीम जो है उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक वीकनेस पॉइंट है। आइसक्रीम की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट बट राइस इज़ माई एक्लीज हील। ओके, तो इसका सही हो जाएगा ये, और इसका मीनिंग क्या होगा, तो ए वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट। ओके, चलिए तो चलते हैं कुछ 12 में, यानी कि नेक्स्ट। तो 12 है कि किक द बकेट। ओके, यानी कि किक द बकेट, बकेट मतलब बाल्टी। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका टू डाई। ठीक है, टू डाई, किक द बकेट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है फांसी लगाता है तो वो अपने पैरों के नीचे कुछ रख लेता है, उसके बाद वो अगर वो मान लीजिए वो पैर रख दिया उस पर, तो कोई उस बाल्टी को या जो जो भी रखा है उस पर अगर किक कर देता है, उसको मतलब मार देता है, तो वो हट जाएगा और ये आपका लटक जाएगा। तो उसी तरह वहीं से आपका ओरिजिन हुआ है इसका कि किक द बकेट, यानी कि टू डाई, इसका मतलब होता है मरना। तो देखिए इसका सेंटेंस है कि हिज चिल्ड्रेन वेयर ग्रेडली वेटिंग फॉर हिम टू किक द बकेट, यानी कि उसके जो बच्चे थे वो मतलब लालची पूर्वक मतलब मरने का इंतज़ार कर रहे थे उसका प्रॉपर्टी के लिए। ओके, तो यहाँ से आपको सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ से कुछ भी। तो याद रखिएगा किक द बकेट मतलब टू डाई, ये बहुत ही फेमस है, सारा हमने यहाँ पर फेमस लिया है और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है सारे एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। 13 है कि ए मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स, तो इसका मतलब क्या होता है आपका प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, यानी कि इसका होता है आपका ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है, ग्रेट पर्सनालिटी यानी कि ग्रेट पर्सन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, स्वामी विवेकानंद वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। तो याद रखिएगा, बहुत ही महान, मानी कि स्वामी विवेकानंद एक महान पर्सनालिटी थी, महान व्यक्तित्व थे। ओके, तो याद रखिएगा ये मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, पिक्चर के साथ आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ख़राब सिचुएशन हो, वहाँ पर हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक मतलब कचड़े का दिन आता है। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि हर एक कचड़े का एक दिन होता है, कि मतलब ये शायद किसी फिल्म का ही है कि कचड़े का ढेर में भी जाना होता है, ऐसे उस तरह का है, पूरा अच्छा से नहीं याद है, आप लोग को शायद याद होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि मतलब किसी भी ख़राब परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ आशा रखना चाहिए, वहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, तो देखिए एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ ए पॉजिटिव साइड, यानी डिफ़िकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज, यानी कि हमेशा सही समय, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका गलत समय हो, उसमें आपका सही भी आ सकता है। तो वहीं से आपका ये बना है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। ओके, यानी कि समथिंग प्रोमिसिंग, यानी कि कुछ आशातीत जैसा, मतलब ख़राब सिचुएशन में। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका 15, यानी कि हॉब्सन्स चॉइस। ओके, ये भी आपका फेमस है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, हॉब्सन्स चॉइस। देखिए ये आपका VVI मोस्ट VVI है, याद रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है। देखिए हॉब्सन चॉइस, तो एग्जाम में देखिएगा तो लगेगा कि ये चॉइस से कुछ रिलेटेड है, ऑप्शन भी रहेगा आपका चॉइस ऐसा कुछ करके। तो इसका मतलब होता है आपका नो रियल चॉइस एट ऑल। ठीक है, ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है नो रियल, यानी कि कोई चॉइस नहीं। इसका एग्जांपल हम बताते हैं आपको। देखिए मान लीजिए दो व्यक्ति है, खाना खा रहा है, डिनर, ये जो सेंटेंस लिखा है इसको हम मतलब आपको समझा रहे हैं कि जो डिनर दो व्यक्ति कर रहे हैं, तो उसमें एक जो है एक से पूछता है कि आप सूप लेंगे, सूप या सलाद लेंगे, या सलाद या सूप लेंगे, यानी कि उसके पास कोई मतलब जो सामने वाले को कोई भी चॉइस नहीं दे रहा है, डायरेक्ट बोला कि या तो आप सूप या सलाद ले लीजिए, या सलाद या सूप ले लीजिए। ठीक है, बातों को ध्यान सुनिएगा।
सूप या सलाद लीजिए या सलाद या सूप ले लीजिए, मतलब दोनों को कोई चॉइस नहीं दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हॉब्सन चॉइस। देखिए यहाँ पर लिखा है ही जोकिंगली रिफर टू डिनर एज ए ऑप्शन चॉइस बिटवीन सूप एंड सलाद और सलाद एंड सूप। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही अब इसका मतलब होता है कि नो रियल चॉइस एट ऑल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। 16 है कि होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस यानी कि इसका मतलब होता है पेशेंस रखना, बी पेशेंस। ओके, याद रखिएगा, सिंपल सा है, होल्ड योर हॉर्सेस बी पेशेंस। देखिए यहाँ पर सेंटेंस है कि जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस बिल, लेट्स थिंक अबाउट दिस फॉर ए मोमेंट। ओके, ये बिल को कोई बोला जा रहा है कि जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस बिल, लेट्स थिंक अबाउट दिस फॉर ए मोमेंट, यानी कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग हॉर्सेस को मतलब छोड़िए, जो भी है, होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, यानी कि बी पेशेंस, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, यानी कि आउट ऑफ द ब्लू। देखिए इसी की तरह एक और है, आउट ऑफ द ब्लू ये है, और एक है आपका ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, दोनों एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एंड ए आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, यानी कि कोई अचानक से हो गया, समथिंग अचानक से समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर है कि द न्यूज़ ऑफ नेहा एंड अजय गेटिंग मैरिड कम आउट ऑफ द ब्लू। ओके, याद रखिएगा, इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा कि सडनली यानी अनएक्सपेक्टेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो याद रखिएगा, आउट ऑफ द ब्लू या बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका बीट अराउंड द बस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो झाड़ी है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये झाड़ी है और ये दोनों इधर पिट रहा है, यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है, जो भी ये खोज रहा है इधर नहीं, मतलब मान लीजिए ये जो है आपका ओरिजिन हुआ है इसका, कोई चूहा या खरगोश यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये लोग दोनों इधर मार रहा है, इस पर नहीं मार रहा। तो इसका मतलब क्या होता है कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। ठीक है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी कि बात जो आप मेन पॉइंट पर नहीं आ रहा है, आप बात को घुमा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बीटिंग अराउंड द बस का मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, याद रखिएगा। इसे अगर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मान के चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक, डोंट बीट अराउंड द बस। ओके, ये हम लोग बना सकते हैं, कुछ भी सिंपल सा ही, तो एग्ज़ाम में आप लोग सिंपल ही बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका एट द 11th आवर। ठीक है, एट द 11th आवर, तो इसका मतलब क्या होता है कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट। इसका मतलब क्या है, बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, ये आपका इडियम्स जो है एट द 11th आवर, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि ही पोस्टपेंड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, यानी कि वह अपना ट्रिप जो है आखिरी समय में कैंसिल कर लिया। मान लीजिए आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं और सीट कन्फर्म नहीं होता है, या जो भी है वेटिंग लिस्ट में रहता है, तो आप ट्रेन का चार्ट आने से पहले, जैसे ही आप पहले मतलब उसी को बोल सकते हैं कि वी कैंसिल आवर टिकट जस्ट एट द 11th आवर। ओके, तो याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 20। देखिए इसका मतलब होता है कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका कहने का अर्थ है कि बेढंगा बात। ठीक है, बेढंगा, एक सेकेंड, बेढंगा बात। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि एन इम्प्लॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। यानी मान लीजिए आप ऑफिस में गए, ऑफिस में आपका लेट हो गया, आप जाने में लेट हो गया, और आप बॉस के सामने कुछ ऐसा कहानी बता रहे हैं जिसको मतलब ही ना हो, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि एन अनएक्सक्यूजेबल स्टोरी। ठीक है, उसी को बोलेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी। देखिए एग्जांपल यहाँ पर, ही टोल्ड अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी, यानी कि वो अपना पैसा खोने के बाद कॉक एंड बुल स्टोरी सुना रहा है, यानी कि कुछ भी बेढंगा स्टोरी बता रहा है, मतलब एक्सक्यूज़ दे रहा है। ओके, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, याद रखिएगा। और चलते हैं आज का आखिरी है, यानी कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका
ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, यानी कि आपके सामने जो भी है एड़ी चोटी का बल लगाना, ठीक है, जो भी है सब कुछ आप आजमा के देख लेना, वही होता है लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। तो देखिए आप ये बता रहे हैं आपको ये कहाँ से ये ओरिजिन मतलब इसका हुआ था इडियम्स का। तो एक आदि मानव जो भी था वो जा रहा था मतलब कहीं घूमने पहाड़ में, तो उसके पास कुछ सिक्का था, तो वो सिक्का जो था आपका गिर गया था इधर पत्थर के बीच में, ठीक है। तो वो सारा पत्थर उलट कर देख लिया, मतलब छोटा छोटा पत्थर था, सारा पत्थर उलट कर देख लिया कि उसका सिक्का कहाँ है। तो वहीं से आपका ये बना है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि सारा कोशिश करके देख लेना। तो इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर कि इफ़ यू वांट टू पास इन एग्ज़ाम देन यू हैव नॉट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जो मतलब कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास हमारी, कैसी लगी आप सभी को बताइएगा। अगर आप इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए, क्लास का PDF लेने के लिए ये सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर BPSC फॉर एवर ऑफिशियल, ठीक है, ये रेड में दिख रहा है, ये सर्च करिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।